स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट फ्लाइट बुक, क्लास 10 से। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फटाफट वाला इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एन फ्रैंक के बारे में और उसके बाद चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। एन का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। इनका पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। इनके पिताजी का नाम ऑटो फ्रैंक था और माताजी का नाम एडिथ फ्रैंक और बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक था। आपने अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ ही लिया होगा कि कैसे नाजी जो थे यहूदियों पर अत्याचार करते थे। और जब ये सब शुरू हो गया तब एन की फैमिली नीदरलैंड एम्स्टर्डम चली गई। फिर क्या हुआ? फिर 1942 में नाजियों ने यहूदियों को जबरन पकड़ना शुरू कर दिया और तब इनके पिताजी ने, जो इनका ऑफिस था, सीक्रेट जगह था, वहाँ पर ये लोग लगभग 2 वर्षों तक छिप करके बिताया। इसी दौरान एन को अपने 13वें जन्मदिन पर इनको उपहार के रूप में एक डायरी मिलती है 12 जून 1942 को। और फिर एन जो है लगभग 2 वर्षों तक अपने विचार, अपने डर, अपने सपने, अपने अनुभव, सब चीज़ को उन्होंने 2 वर्षों तक लिखा। फिर 1944 में नाजियों को इनका पता चल गया और इन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। और आपको पता ही होगा कि कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को भूखे तड़पने के लिए, बीमार तड़पने के लिए, ठंड में किकुरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो एन की मृत्यु 1945 में हो जाती है और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की ही थी। उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उनके पिता ऑटो फ्रैंक जीवित बचते हैं और बाकी सभी मर जाते हैं। और फाइनली एन फ्रैंक के पिता को उनकी डायरी मिलती है और उन्होंने फैसला लिया कि ये बेटी का जो डायरी है मैं इसे बुक के रूप में पब्लिश करवाऊंगा और उस बुक का नाम होगा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. Musing का मतलब होता है period of thought। तो डायरी लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस है एन फ्रैंक के लिए। ऐसा इसलिए नहीं कि इन्होंने पहले कभी नहीं लिखा था और इनका मानना है कि कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं होगा इस डायरी को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एक 13 साल की जो स्कूल जाने वाली बच्ची है उसके डायरी को पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा या कौन इंटरेस्ट लेगा? ओह वेल, इट डजंट मैटर। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। लेकिन इन्हें डायरी लिखने की ज़रूरत है क्योंकि ये फील करती हैं, क्योंकि इनके दिल में, इनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको शेयर करने के लिए इनके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई मतलब साथी नहीं है। तो ये सारी बातों को शेयर करेंगी किसके साथ? डायरी के साथ। हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Listless का मतलब होता है with no energy और interest। तो एक दिन मतलब एन का मानना है कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है अगर कंपेयर करें लोगों से। आपके कितने भी अच्छे दोस्त होंगे, आप उनको कह देते हैं कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, लेकिन संभवतः वो बात वायरल हो ही जाना है। तो इनका ये मानना है कि पेपर जो होते हैं उनके पास मोर पेशेंस होते हैं और आप उनको कुछ भी सुना सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ये मतलब इनका विचार कब आया कि ये जिस दिन काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी उदास, अपने हाथ गाल पर रख करके जो है सो घर में काफ़ी बोर हो रही थी, एकदम एनर्जी लेस फील कर रही थी, इंटरेस्ट लेस थी, मतलब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, सोच रही थी घर पर रहूँ कि बाहर जाऊँ वगैरह वगैरह। आई फाइनली स्टेड वेयर आई was boring. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred
to as a diary unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. तो ये सोचते सोचते समझते समझते जो है सो इनको ध्यान में आया कि इनके पास स्टिफ बैग्ड मतलब जो कवर वगैरह जो रिम किए हुए लगे हुए रहते हैं, तो काफ़ी प्राउडली ये चीज़ को सोचती है कि मेरे पास तो मतलब डायरी है जिससे मतलब हर बात में बात कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, और तब तक मैं इस अपनी बातों को शेयर करूँगी डायरी के साथ जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, और ये कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं क्रिएट करेगा किसी दोस्त में या डायरी में, यानी इनके लिए डायरी ही इनका दोस्त है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. और ये मतलब मेन मुद्दे पर आकर के ये कहना चाहती हैं कि मेन मतलब डायरी लिखने का मेरा जो रीज़न है वो मेन रीज़न है कि मेरा कोई दोस्त है नहीं. कहने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड होता है, जो समझने वाला होता है, वो नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. मतलब इस बात को स्पष्ट करते हुए बोल रही हैं कि कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं होगा जो इस बात पे भरोसा करेगा कि एक 13 साल की जो बच्ची है उसका कोई दोस्त ही नहीं है. एंड आई एम नॉट. और ये ऐसा भी नहीं था कि नहीं थे दोस्त, तो दोस्त थे. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. इनका एक प्यारा सा परिवार था. 16 साल की एक बहन थी, पिताजी भी थे, और इनकी सबके अलावा 30 ऐसे लोग थे जिनको ये फ्रेंड कह सकती थी. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. आंट्स भी थी, बहुत बढ़िया इनका घर भी था. नो वन नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. यानी हर चीज़ था, लगभग जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब चीज़ था इनके पास, सिवाय एक सच्चे दोस्त के. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everythings. तो जब ये दोस्तों के साथ होती है तो बड़ा अच्छा समय बीतता है. हाँ, लेकिन उनके साथ ऑर्डिनरी ही बातें होती हैं, जो साधारण बातें होती हैं, लेकिन वैसी बातें नहीं हो पाती थी जैसा कि एक दोस्त के साथ जो घनिष्ठ मित्रता होती है, जिनके साथ हम हर एक बात शेयर कर सकते हैं, अपना दुख दर्द, वैसा कोई नहीं था. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और इनको मतलब किसी से क्लोज भी नहीं हो पाती थी, यही मेन समस्या था. मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली, मतलब सीक्रेट जब आप किसी को बताते हैं. तो ये मानती हैं कि हो सकता है ये मेरी ही गलती हो कि मैं किसी को के क्लोज नहीं हो पाती हूँ और अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती हूँ. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. क्यों? क्योंकि इनको भरोसा नहीं हो पाता है किसी पर, ये यकीन नहीं कर पाती थी कि ये जो मतलब शेयर करेंगी अपनी दुख दर्द को, ये उन्हीं तक सीमित रहेगा, उसका मजाक नहीं बन पाएगा. तो इन्हीं सब बातों से मतलब ये तंग आ करके जो है सो फाइनली ये डायरी को अपना दोस्त बनाना शुरू करती हैं. टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. इनका कहना है कि मैं और लोगों की तरह अपने डायरी में अपने पास्ट के फालतू बातों को मैं लिखना नहीं चाहूँगी जैसा कि बाकी लोग करते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. लेकिन डायरी मेरा दोस्त होगा आज से और मैं इसका नामकरण करने जा रही हूँ. इसका नाम होगा किटी. Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were plung right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
का मतलब होता है मतलब उसी समय जो प्रेजेंटली है आप में वही लिखना शुरू कर देते हैं। तो इनका मानना है कि अगर मैं डायरेक्ट अभी से आज से इसी क्षण से मतलब जो एक्शन हो रहे हैं इसी को लिखना शुरू कर दूं तो भी किसी को समझ में नहीं आने वाला है। तो थोड़ा सा ब्रीफ स्केच पास्ट का ये उसमें मेंशन करेंगे जिससे कि कुछ लोगों को समझ में आए और उसके बाद जो है सो कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट की बातों को। My father, the most adorable father I have ever seen. I didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो ये पिता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जब मेरे पिताजी 36 ईयर्स साल के थे और इनकी माताजी 25 साल की थी तब इन दोनों ने शादी की। माई सिस्टर मैरगोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। इनकी बहन का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। उनका जन्म 1929 में 12 जून को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। ये 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड का मतलब होता है परमानेंटली कहीं शिफ्ट कर जाना, टू हॉलैंड इन 1933। इनके पिताजी 1933 में हॉलैंड को शिफ्ट कर गए। माई मदर एडिथ Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो इनकी माता जी जो है सो वो सितंबर में चली जाती हैं और ये और इनकी बहन जो है सो इनको दादी माँ के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। Margot went to Holland in December and I followed in February. और थोड़ी दिन के बाद जो है सो दिसंबर में इनकी बहन भी हॉलैंड चली जाती है और दिसंबर के जस्ट बाद जो फरवरी अगले ईयर में आता है फरवरी को ये भी हॉलैंड चली जाती है। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और वहाँ पर मतलब इनकी बहन के जन्मदिन के अवसर पर एज अ बर्थडे प्रेजेंट टेबल पर इनको रख दिया जाता है। I started right way at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. जब ये 6 साल की थी तो तब तक वहाँ पर रही और वो जो है सो फर्स्ट फॉर्म में यानी पहले क्लास में थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. Kipres, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो ये जहाँ पढ़ती थी क्लास 6 तक इन्होंने जहाँ तक पढ़ाई की तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम था मिसेस कैप्रेस। और जब ये स्कूल छोड़ करके जाने लगी तो दोनों काफ़ी रोए थे। इनका जो फेयरवेल हुआ था काफ़ी इमोशनल सीन था, दोनों बहुत फूट फूट करके रो रही थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 में इनकी दादी माँ काफ़ी बीमार पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो होता है काफ़ी ग्रैंड नहीं हो पाता है, थोड़ा मोड़ा में ही काम चला लिया जाता है। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. और ग्रैंड माँ जो है सो फाइनली इनकी 1942 में मर जाती हैं और मतलब इनका कहना है कि कोई इस चीज़ को फील नहीं कर सकता है कि मैं मतलब यानी एन फ्रैंक कितना प्यार करती थी अपनी दादी माँ से। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो इनका जो 1942 में जो मतलब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो इनके केक पर इनके दादी माँ के लिए अलग से स्पेशल कैंडल लगाया गया। The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the Solomon dedication of my diary. Solomon मतलब था सीक्रेट। तो इनके घर में 4 सदस्य बचते हैं और 20 जून 1942 से ये डायरी में अपने सीक्रेट को लिखना शुरू करती हैं, यानी दोस्त बना लेती हैं और उससे हर बात शेयर करती हैं। डियरेस्ट किटी डायरी का नाम है। डियरेस्ट मतलब काफ़ी प्यारा, मतलब जो भी इनके दिल के करीब था वो डायरी। Our entire class is quacking in its boots.
क्वैकिंग का मतलब होता है कांपना, बूट्स का मतलब जो जूते पहन करके बच्चे स्कूल जाते हैं। द रीजन ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो ये कारण था पैर कांपने का, बच्चों के जो पैर कांप रहे थे क्लास में, तो इसका रीज़न था कि मीटिंग होने वाला था और ये डिसाइड होने वाला था, रिजल्ट यानी आने वाला था कि कौन से बच्चे सेम क्लास में रह जाएंगे और कौन से बच्चे पास करके अगले क्लास में जाएंगे। तो स्वाभाविक है जब आपका भी रिजल्ट आता होगा तो रिजल्ट आने से पहले जो नर्वसनेस होती है तो उसके कारण हाथ पाँव फूलते और कांपते भी हैं। Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. Staked का मतलब होता है दाव पर लगा देना किसी चीज़ को, एट रिस्क। तो ये और जीएन, इनकी दोस्त जो है सो हंस रही थी, इनके जो पीछे बच्चे लड़के बैठे हुए थे ये सब जो है सो बेट लगा रहे थे, अपने पूरे हॉलीडे सेविंग को मतलब रिस्क पे लगाए हुए थे कि तुम फेल होगा तो तुम पास होगा, जो बच्चे करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। तो लगभग पूरे जो है समय यही हो रहा था क्लास में कि तुम पास होगे नहीं, तुम पास होगे, तुम फेल होगे नहीं, तुम फेल होगे। ये सब सुन करके इनको चिढ़ बढ़ रहा था, ये गुस्साती भी हैं, लेकिन इनके गुस्सा का कोई असर इनके क्लास पर होता नहीं है क्योंकि वो लोग शांत होते ही नहीं है। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। तो इनकी माने तो इनके हिसाब से आधा क्लास डमीज है, मतलब बेवकूफ़ बच्चे हैं, तो इनको तो मतलब उन्हीं क्लास में रह जाना चाहिए था। लेकिन इनका ये भी मानना है कि टीचर जो होते हैं वो वर्ल्ड के, इस धरती के मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वैसे क्रिएचर्स होते हैं। तो कुछ भी कहना मुश्किल था कि कौन पास करेगा कौन फेल करेगा। I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it। तो इनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, अपने दोस्तों पे कॉन्फिडेंस था कि ये लोग आराम से पास कर ही जाएंगे। The only subject I am not sure about it is maths। तो इनको बस डर लग रहा था थोड़ा बहुत मैथ्स में, बाकी सब ठीक था। Anyway, all we can do is wait। तो अब फिलहाल ये हल्ला कर रहे थे लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, तो करना क्या था, इंतज़ार। क्योंकि कोई भी कितना भी कुछ बोल ले कि फेल होगा ये पास होगा, उससे तो कुछ होने जाने का नहीं था। Until then we keep telling each other not to lose heart। तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कंसोल कर रहे थे कि धैर्य रखो, घबराओ नहीं, भगवान अच्छा करेंगे, पास हो जाओगे। I get along pretty well with all my teachers। There are 9 of them, 7 men and 2 women। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because सभी शिक्षकों के साथ इनका जो है सो अच्छा मतलब संबंध था, इनका अच्छा टर्म कंडीशन था, बस सिवाय मिस्टर कीजिंग के। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड फैशन थे और मतलब ये जो है क्लास में बात करती थी तो उनको वो डांटा करते थे, उनसे चिढ़े रहते थे। इस बात को इन्होंने खुद ही लिखा है, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो क्या होता था कि मतलब ये तो बात शुरू से करती ही थी, शुरू से चिढ़े ही हुए थे मिस्टर केजिंग, लेकिन एक दिन ये बहुत जब मना करने के बावजूद नहीं चुप होती हैं तो इनको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया जाता है। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। क्या मिलता है, एक ऐसे लिखना है इनको और टॉपिक है अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स मतलब होता क्या है कि जो ज़्यादा चपर चपर करते हैं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। तो जैसे ही इनको टॉपिक मिलता है तो ये थोड़ी सी घबरा जाती हैं कि भैया ये इस टॉपिक पर कोई क्या लिख सकता है। फिर निर्णय लेती हैं। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। तो टॉपिक को नोट करके अपने बैग में रख लेती हैं और कोशिश करती हैं कि क्लास में शांत रहे, कहीं एक और ना असाइनमेंट मिल जाए। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड
I had finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब एंडिंग में ये अपने होमवर्क पूरा कर रही थी, करते करते अचानक से इनको ध्यान में आता है कि अरे बाप रे, ऐसे भी तो लिखना था। तो अपने फाउंटेन पेन के मतलब उसके ढक्कन को चबाते हुए ये सोच रही थी मतलब क्या लिखा जाए। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बिना बेवजह सेंसलेस राइटिंग करते हैं उसको रैम्बल ऑन, एंड लीव बिग स्पेसेज between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो एक तो इनका मन कर रहा था कि क्यों ना फालतू का बात लिख करके पेज भर दिया जाए, थोड़ा स्पेस दे दे करके बड़े बड़े अक्षरों में। फिर सोचे क्यों ना मतलब एक तर्क दिया जाए, एक रीजनिंग दिया जाए, मतलब जिससे कि मतलब ये प्रूफ हो सके कि बात करने की आवश्यकता क्यों होती है क्लास में। I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. और ये सोच करके विचार करके मतलब इनका दिमाग काफ़ी क्रिएटिव होता है, थिंकिंग इनका काफ़ी ब्रॉड होता है, और ये 3 पेज लिख डालती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फालतू का बात, वो तर्क देती हैं कि बात करना क्लास में क्यों ज़रूरी है। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. तो ये आर्ग्यूट करती है कि मतलब ये जो बच्चे होते हैं क्लास में जो है, इनका स्वभाव, इनका नेचर ही होता है बात करना क्लास में, लेकिन मैं अपना बेस्ट जो है सो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए ट्राई करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो इनका ये मानना है कि मैं कंट्रोल तो करती हूँ, लेकिन मैं कैसे कंट्रोल करूँ जब मेरी माँ ही जब इतनी बात करती है, वो जब कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो मैं तो उसी की बेटी हूँ। और ख़ास करके आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो आप इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब वंशानुगत आपको प्राप्त होता है, या फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी। तो इनको माँ से जो है इनहेरिट ये की थी, तो इस पर ये इनका कंट्रोल नहीं चल पा रहा था। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। तो ये सब तर्क वितर्क पढ़ करके मिस्टर कीजिंग को बड़ी जोरदार हंसी आती है। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। तो जैसे ही अगले लेसन की शुरुआत होने जाती है, उससे पहले ही इनको एक और दूसरा ऐसे मिल जाता है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल करने का मतलब जिसको ठीक न किया जा सके। तो इनको ये टॉपिक मिल जाता है फिर से लिखने के लिए। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। हाउएवर फिर अगले 2 लेसन तक ये कंट्रोल करती हैं, मतलब बात नहीं करती हैं, और या वो भी मिस्टर कीजिंग भी मतलब डांटते नहीं है। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली during the third lesson he would finally had enough Anne Frank as punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। तो थर्ड लेसन में जब ये बात करना बंद नहीं करती हैं, तब इनको फाइनली मिस्टर कीजिंग जो है सो एक और टॉपिक दे देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। अब पूरा क्लास ये जैसे इनको टॉपिक मिलता है पूरा क्लास हंस देता है, ये भी इनको भी हंसी आ जाती है, लेकिन एक तरह से थक चुकी थी चैटर बॉक्स पर लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ये ठान लेती है कि अब तो कुछ ऐसा भयानक विस्फोट करना होगा, कुछ ऐसा मतलब तड़का लगाना होगा ओरिजिनलिटी का, जिससे कि अब इनको जो है सो मतलब दूसरा कोई टॉपिक सूझे नहीं। माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोएट्री offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। वर्स करने का मतलब होता है कि राइम में, एक रिदम में। तो इनके एक दोस्त है सैनी जो काफ़ी मतलब पोएट्री में अच्छी होती है, तो वो
ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस टॉपिक को लिखने में एक वर्स के हिसाब से। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him। तो मिस्टर कीजिंग जो थे इनका मजाक उड़ाना चाहते थे ये टॉपिक दे दे करके, लेकिन ये उल्टा ही पड़ जा रहा था, ये उल्टे उन्हीं पर मजाक हो जाता था। I finished my poem and it was beautiful। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। तो इन्होंने एक कविता जो लिखा इसमें फादर स्वान होते हैं, मदर डक होती हैं, इनके 3 डकलिंग्स होते हैं बच्चे, और इन तीनों को जो है सो इनके पिताजी जो है सो इतना पीटते हैं कि पीटते पीटते मार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भर दिन क्वैक 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 करते रहते हैं। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way। He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework। On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days। तो इस बार पॉजिटिवली लेते हैं उनके लिखावट को मिस्टर कीजिंग, और खुद पढ़ करके उनके क्लास में, बाकी क्लास में भी सुनाते हैं और अपने कमेंट्स को भी ऐड करते हैं। और उसके बाद से कभी इनको एक्स्ट्रा मतलब जो होमवर्क असाइन नहीं होता है, कभी ये डांटते भी नहीं क्लास में बात करने के लिए। और ठीक उल्टा क्या होता है, मिस्टर कीजिंग जो है सो ये भी मजाकिया हो जाते हैं, बच्चों सबसे हंसी खुशी मजाक करना शुरू कर देते हैं। योर्स एन। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो उसे ज़रूर लिखें और शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हर आने वाले वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।